जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां प्रतिदिन लगातार अभी अब नए नए प्रैक्टिस सेट और नए नए क्वेश्चन आंसर के साथ अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। और अभी ये जो बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, तो आप लोग अब जितना संभव हो जी जान हो लगा के आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। तो इधर जो हमारा ये सीरीज चल रहा है किरण पब्लिकेशन का, और किरण पब्लिकेशन में हमारा जो है पिछला 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो 17वां प्रैक्टिस सेट का आज पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल जो है हमारा इसमें है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 गुरु स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चयवाचक। घंटी बजा है और कोई आया है, तो इस वाक्य में जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कौन आया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह सुधीर का पेन है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह आपको में तथा पर है, और इस वाक्य में जो है सुधीर का पेन है, तो में जो है इसमें संबंध कारक है, न कि अधिकरण कारक। तो अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 रणधीर बहुत देर से टहल रहा है। तो सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिससे कि सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, और उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने रोटी खाई, अतः इस वाक्य में जैसे कि रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का ये नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द्वार। तो ये जो है आपको पर्यायवाची जो है खिड़की का होता है, वातायन, गवाक्ष, झरोखा, ये सब आपको खिड़की का हो जाता है, जबकि द्वार नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए है ऑप्शन नंबर 3 रुधिर, रक्त और लहू, ये सभी जो है ब्लड का ही नाम है और पर्यायवाची है, बाद बाकी ये सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिर शिखा शक्कर शिक्षा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3 मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पटना में। ये जो आपको सारे प्रश्न ये जो लिया गया है ये क्लास 9th के जो है लेसन आपको बिहार में नृत्य कला से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देख लेंगे, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अच्युत। ये भी जो है आपको क्लास 10th के जो है पाठ ढहते विश्वास कहानी से लिया गया है। अच्युत लक्ष्मण जो है लक्ष्मी का बड़ा बेटा था, जो कर्मठ और साहसी था, और इस कहानी में लक्ष्मी एक गरीब महिला जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करते थे, और जो पैसा भेजते थे उससे वह अपने बच्चों का जो है भरण पोषण संभव नहीं हो पा रहा था। अगला प्रश्न देख लेंगे, खिलाड़ी ने नृत्य कहाँ चर्चित थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नवादा जिले में। ये जो आपको क्लास 9th के जो है बिहार में नृत्य कला शीर्षक में आपको मिल जाएगा कि ये जो है नृत्य है नवादा जिले के रजौली ग्राम में विकसित हुआ था,
और खिलाड़ी ने अपने नाच में विभिन्न बाजाओं का भी प्रयोग करती थीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इंग्लिश का सवाल होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। हम लोग शांति सुरक्षा की गिरती व्यवस्था देखकर चिंतित हैं, तो इसका क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। वी आर वरीड अबाउट द टेरिटोरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सी वियर्स सिंपल क्लॉथ्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी डज नॉट वियर सिंपल क्लॉथ्स। अगला प्रश्न देखेंगे फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ प्रोफेशनल का क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमेच्योर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सलेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन ईरर, इफ देयर इज नो ईरर द आंसर इज 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये होगा देखिए दिस स्कूल इज इसमें होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुड एंड इविल। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेक अ स्पेशल नोट ऑफ एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ वर्ड हैज़ हैड। तो अगला प्रश्न देखेंगे सॉरी इसमें देखिए कि अलग अलग भी इसका जो दिया हुआ है, तो सिर्फ इसका आंसर यही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये इसका आंसर यहाँ नहीं टिक लग के ये सिर्फ यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इस्मत चागुतल वाज अ राइटर इन विच लैंग्वेज। कह रहा है कि ये जो इस्मत चुगतल जो है किस भाषा के जो है कवि हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। इस्मत चुगतल जो है आपको उर्दू भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे ये हो जाएगा देयर वेयर इनवर्ड्स इवन बिफोर द आर्यंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। ये जो है आपको भूरी क्रांति की शुरुआत आपको इन सब के दौरान ही ये सब की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें राष्ट्रीय आय हो जाएगा। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें छोटे जोत क्षेत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 320 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग आपको 14 के जो है अंतर्गत जो है शामिल अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के जो है कार्यों से संबंधित है। और इसमें जो है उपबंध में यह वर्णन किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का
संचालन करें। अगला प्रश्न देखेंगे, डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑटोमोबाइल हो जाएगा इसका। डेट्राइट को ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी मोटर वाहन उद्योग के दिल के रूप में जाना जाता है। बिग 3 ऑटो निर्माताओं जो है जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसल्स सभी इत्यादि जो भी बड़े बड़े मोटर्स कंपनियां हैं, इसका सारा का मुख्यालय वहीं है और इनका नाम मोटर सिटी रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुर्तगीज हो जाएगा। इसमें ये दिया गया है कि इन्होंने कब कब ये कंपनी भारत के साथ, जैसे यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में, ब्रिटिश आए फिर 1600 में, डच आए आपको 1602 में और फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क हो जाएगा। चरक जो है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। आयुर्वेद पर आधारित इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चरक संहिता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डिगबोई। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में तिपाम पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में भारत की पहली तेल रिफाइनरी ने यहाँ कार्य करना शुरू किया था। सबसे पुराना तेल कुआं जो है डिगबोई में है, जो आज भी संचालन में है। वर्ष 1882 में यहाँ अपरिष्कृत तेल की खोज की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बदायूनी हो जाएगा। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी के द्वारा तथा महाभारत का जो है अनुवाद है नकी खां और बदायूनी, फैजी, अबुल फजल इत्यादि ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह अर्थात पत्तन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशाखापट्टनम हो जाएगा। पूर्वी तट के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है आपको कलकत्ता है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पारादीप इत्यादि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड रीडिंग के काल में। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उस समय घटी जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों की एक विशाल समूह ने पुलिसकर्मियों के साथ संघर्ष के बाद पुलिस थाने में आग लगा दी थी। और इससे जो है रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो जो है 5 मिनट का गांधी जी से संबंधित वो बना के डाला गया है इस पर, तो चाहे तो आप उसे भी आप देख सकते हैं। और इसके समय वायसराय पूछा जा रहा है तो लॉर्ड रीडिंग थे जिनका कार्यकाल 1921 से 26 तक रहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन एक लोक हितैषी स्वयंसेवक संगठन है जिसकी स्थापना मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसका संगठन का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल में के बेलूर मठ में है और यह एक लोकोपकारी संगठन माना जाता है जो कि चिकित्सा, राहत और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, आगा खां हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई जिसमें मुख्य रूप से आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश सत्ता के प्रति राज्य भक्ति बढ़ाना और उनके अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग हमेशा ही राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में बाधक बनने का
कार्य करती रही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के का जो कार्यकाल की अवधि है वो आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वो होगी। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में डल झील कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। डल एक झील है जो जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे कश्मीर के मुकुट में रत्न या श्रीनगर का रत्न के नाम से जाना जाता है। डल झील कश्मीर में मनोरंजन और पर्यटन की संपूर्णता का प्रतीक है और जल संयंत्र एकत्रीकरण और मत्स्य ग्रहण के क्षेत्र में व्यापारिक परिचालनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका अपना उच्च न्यायालय है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश जो है राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं और दमन तथा द्वीप और जो दादरा नगर हवेली है वो आपको बम्बई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि पांडिचेरी आपको मद्रास हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1931 ईस्वी में। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जो पूर्व है आपको 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य जो एक समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के मुद्दे से संबंधित था। अगला प्रश्न देख लेंगे कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गंडक नदी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो है चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और जो ये ब्रिटेन की जो सामग्री है साम्राज्ञी उनकी जो घोषणा है 1 नवंबर आपको 1958 के अनुसार गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि चित्तरंजन किसके लिए विख्यात है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है आपको चित्तरंजन लोकोमोटिव उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, यही मान के चलिए। तो ये आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा और ये जो है भारत के प्रथम जो है राज्यसभा के सभापति तो रहे 1952 से 62 तक रहे और भारत का उपराष्ट्रपति होने के नाते वह इस अवधि के दौरान जो है राज्यसभा के सभापति थे। इसके बाद 1962 से 67 तक वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजगीर में। राजगीर में स्थित जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है। इसे जापान की सरकार के द्वारा बनवाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। यह उनकी पुस्तक जो है गीतांजलि के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखिए कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हिरोशिमा हो जाएगा। आपको 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम बम गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा बम जो है परमाणु बम ये गिराया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, नागालैंड। 24 अप्रैल 1993 से जो है भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ है। इसके अंतर्गत जो है आपको नागालैंड में अभी जो है नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम एवं दिल्ली में जो है पंचायती राज संस्था नहीं कार्य कर रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, एक मिनट, हाँ, इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ये वर्णन है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। और अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का जो निर्माण है कब बंद कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 1972 ईस्वी हो जाएगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने जो है आपको 1972 में भाप से चलने वाली बीजी एवं एमजी निर्माणों का जो निर्माण पर रोक लगा दिया, जो इसका इंजन बनता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में वेदांथांगल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यह विश्व के विभिन्न भागों में से आने वाले 40,000 से अधिक पक्षियां, जिसमें कि 26 दुर्लभ प्रजाति भी शामिल है, का आश्रय स्थल है, जो प्रतिवर्ष प्रवास ऋतु के दौरान अभ्यारण्य की सैर करने आते हैं। और वेदांत थंगल देश का प्राचीनतम जल पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। डैश राज्यों का एकीकरण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरदार पटेल, क्योंकि इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो बिस्मार्क के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया था और भारत का एकीकरण के लिए हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महावीर किस राज्य परिवार में पैदा हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षत्रिय हो जाएगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। इनकी माता त्रिशला और लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देख लेंगे। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, यह इसका क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये, सॉरी, कि पृथ्वी का अपनी गति धुरी पर जो है घूर्णन ये विपरीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। महाराजाधिराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक के निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, एक मिनट, महाराजाधिराज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपको गुप्त वंश की प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की गई। वह गुप्त वंश के प्रथम शासक थे और 319 BC में उनके सत्तारूढ़ होने के साथ ही गुप्त युग आरंभ हो गया।
उन्होंने राजनीतिक लाभ और प्रतिष्ठा के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपनी रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नाम से सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुंबई। महाराष्ट्र में पश्चिमी मुंबई की मुख्य भूमि पर स्थित मुंबई बंदरगाह का एक प्राकृतिक बंदरगाह के अलावे भारत का सबसे बड़ा ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है। यह बंदरगाह मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद, तरल रसायन और खनिज तेल के निर्यात में विशिष्ट भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह जो है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, अर्थात एपीहेलियन की स्थिति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 हो जाएगा इसमें, 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर 3 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अंडमान और निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप की जो है शीर्ष न्यायिक संस्था कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच है, जिसे जो है पोर्ट ब्लेयर से भी संचालित किया जाता है। कलकत्ता 1956 से अंडमान निकोबार द्वीप की न्यायिक राजधानी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत भ्रमण करने पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर के विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में देखने को कहा है। या फिर आप चाहें तो ह्वेनसांग की जो बुक है, आप अगर जो इतिहासकार हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि इस बुक को अगर आप देखेंगे तो उससे हमें जानकारी मिलेगी। तो हम लोग CU की इनका जो पुस्तक है उसमें आप जो है चाहें तो इसके डिटेल में आप जान सकते हैं उस समय के जो राजाओं की स्थिति क्या थी, और ख़ास करके आप जो है ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, तो आपको खास करके उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें जो है आपको इसका जो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र जो है। भारत भ्रमण पर जब ये ह्वेनसांग आए थे तो पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया, और इन्होंने जो है इसके विवरण से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का विनाश की स्थिति भी इसमें वर्णित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 17 जिले हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 4 प्रमंडल थे। इन प्रमंडलों को 16 जिलों में बांटा गया था। 1947 से 62 तक सहरसा सब डिवीजन को जिले का दर्जा दिया गया था, जिससे जिलों की संख्या 17 हो गई। वर्तमान में 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, और हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार की प्रथम फिल्म कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पुनर्मिलन हो जाएगा। बिहार की प्रथम फिल्म जो है पुनर्मिलन का जो है निर्माण आपको 1931 में हुआ था। इसके जो निर्देशक थे धीरेन गांगुली थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सन 1757 में पलासी का युद्ध किसने जीता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीता गया था। ये जो पलासी की लड़ाई है 23 जून 1757 को बंगाल के अंतिम शासक जो हुए सिराजुद्दौला के सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक जो है विजयी हुए, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत होती है, और बंगाल में जो है कंपनी के शासन की शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिला के अगर जो हम लोग काउंट करते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, तो यही 200 वर्ष है 1757 ईस्वी से
जब हमारा देश विजयी हो जाता है 1757 से 1947, तो यही लगभग 200 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे डैश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सैनिक शासन कहा जाता है। सैन्य शासन एक राजनीतिक शासन को संदर्भित करता है जिसमें एक संगठन के रूप में सेना सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बन जाती है। जिसमें आपको न्याय का जो है सामान्य प्रशासन सैन्य प्राधिकार के नेतृत्व में आ जाता है और यह एक निरंकुश शासन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों का जो मिक्सअप शैली होता है वो आपको वैसर शैली हो जाता है। ये आपको मंदिर की एक वास्तुकला है जिसमें आपको द्रविड़ और नागर दोनों की जो है विशेषताएं शामिल होती हैं। नागर शैली आपको उत्तर और मध्य भारत में प्रचलित है जबकि द्रविड़ शैली आपको दक्षिण भारत में प्रचलित है। मंदिर वास्तुकला की जो वेसर शैली है मुख्य रूप से दक्कन और मध्य भारत क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिल्ली में लाल किले के निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां के द्वारा होगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण वर्ष 1639 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के परिणाम स्वरूप किया था। मूल रूप से लाल और सफ़ेद पत्थरों से निर्मित इसके डिजाइन का श्रेय जो है वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है जिन्होंने ताजमहल का निर्माण भी किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 19 नवंबर। आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 19 नवंबर को आधिकारिक रूप से विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2013 में विश्व शौचालय दिवस को संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक दिवस घोषित किया गया। इस दिवस का उद्देश्य शौचालयों के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना और स्वच्छता को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना है। और 19 नवंबर को ही एक और दिवस जो है आपको पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किन्नौर में हंगरंग घाटी की सैलाखार और चांगों के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 लेप्चाला हो जाएगा जिसे हंगरंग दर्रा के नाम से भी जाता है। एक तरफ स्पीति घाटी के चरम दक्षिणी पूर्वी छोर को किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखर और चांगो से जोड़ता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 तार का वृक्ष हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में एक तार का पेड़ है और एक बाघ होता है। यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मूल मोहर से ली गई है जिसमें एक शेर और एक तार का पेड़ दिखाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 14 जनवरी 1761 हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के सेनाओं के बीच लड़ी गई थी और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार हुई और अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य की स्थापना के उनके सपनों को बहुत ही गहरा झटका लगा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है अभिवृद्धि करने का निर्देश देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जो है यह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे और राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे
एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाजार संतुलन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइंस का ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में आम मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राकृतिक गैस की संरचना है इसमें कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न देख लेंगे। 5 केजी के राइफल से 50 ग्राम का बुलेट 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छोड़ा जाता है। राइफल का प्रतिक्षेप वेग क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 0.3 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जस्ता के कुछ टुकड़ों पर तनु गंधकाम्ल डाला जाता है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ता घुलता है एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, K2Cr2O7 हो जाएगा। ये आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, K2Cr2 और O7। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न अभिक्रिया में अवकारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, CO हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कितनी बार मुड़ती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 बार। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरसों वाली गैस। प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। शायद यह सबसे प्रभावशाली रासायनिक गैस थी जिसका प्रयोग हथियार के रूप में किया गया। यह एक व्रण गैस था और इसका उपयोग जो है जर्मनी द्वारा जो है 1917 में यप्रेस के तीसरे युद्ध में के जो है पूर्व में किया गया था। जर्मन सैनिकों के द्वारा जो मस्टर्ड गैस के लिए जो है अपने गोलों को पीला तथा क्लोरीन एवं फास्जिन गैसों के लिए हरा रंग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सापेक्ष गुरुत्व नियम निम्न में से किसका अनुपात है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दाब मापी को एक बुलडोजर में रखा गया है, उस बुलडोजर से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है और उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पानी का स्तर बढ़ने लगता है। पानी बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकाला जाता है, तब दाब मापी के इर्द गिर्द का जो है दबाव कम हो जाता है। दबाव में कमी होने से दाब मापी में जो है पारे में विस्तार होता है। इस प्रकार बेल जार को वायु को निकालने पर दाब मापी में पारा का स्तर बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। ये जो है आपको यांत्रिकी के संदर्भ में यंग गुणांक जो है इसका जो माप है, किसी समान प्रत्यास्थ पदार्थ को प्रत्यास्थता की का जो मापक है वह एक अक्षीय प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। स्टील का यंग मापांक रबर की तुलना में अधिक होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्टील की जो प्रत्यास्थता है रबर से ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव
किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्यानता हो जाएगा। इसकी वजह श्यानता है, और श्यानता जो है आपको विस्कोसिटी, किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह बाहरी प्रतिबल, स्ट्रेस जिसे कहते हैं, या अपरूपक प्रतिबल जिसे शियर स्ट्रेस के कारण जो है अपने को विकृत करने का विरोध करता है। सामान्य शब्दों में यह जो है उस तरह के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परियाचक है, अर्थात उसको परिचायक कह सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित ये जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उसमें कौन सी बल कार्यरत हो जाती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, 1 एवं 2, इसमें दोनों सही हो जाएगा। उत्प्रेक्ष और भार। जब किसी को डुबाया जाएगा तो इसमें जो है प्लावनशीलता के जो सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को नीचे में डुबाया गया द्रव में, तब उस पर दो बल लगते हैं। शरीर का द्रव्यमान शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के मध्य अनुलंब रूप से लगता है, और उत्प्लावक वक्ता के जो केंद्र पर लगने वाला द्रव का उत्क्षेप कह सकते हैं। उत्क्षेप को उत्प्लावक बल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उसका वस्तु का जो द्रव्यमान माप कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, m हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? जो आवर्त सारणी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम जो है सघनतम रासायनिक तत्व है, और ऑस्मियम का जो घनत्व है अथवा भारीपन है सब जो शीशे की तुलना में दुगुना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूट्रिनो हो जाएगा। इसमें आपको न्यूट्रिनो में जो है विद्युत आवेग नहीं होता है, उनका द्रव्यमान शून्य से थोड़ा ही कम होता है, परंतु उसमें आधा पूर्णांक स्पिन अवश्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक आवर्त में Li से F आयन तक का जो आयनन विभव क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इसका जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब हम स्थिर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का जो मान है कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, बढ़ता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिक होता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जो है जी के मान में अंतर केवल 3.4 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है। पृथ्वी तल के तल से जो ऊपर या नीचे की जाने पर जी का मान घटता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम हो जाएगा। किसी अन्य खनिज की अपेक्षा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मानव शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों में पाया जाता है, जो इन्हें शक्ति और दृढ़ता प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं। ये मैथ का सवाल है, और मैथ का सवाल अब संभवतः सारे समाप्त होंगे, और इस प्रकार से जो है हमारा आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ जो है आपको पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं उसका जो है आपको कोशिश किया गया है मास्टर वीडियो बनाने का। तो मास्टर वीडियो भी अवेलेबल है आपके लिए, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि चाहे वो जो भी हो, आपने जो भी तैयारी की है अथवा नहीं की है, तो आपको अब कोई समय नहीं बचा है। मात्र आपके लिए गिने चुने 15 दिन समय है। 15 दिन के बाद से 1, 7 और 15 को जो है एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम हो और संभवतः नवंबर तक में आपका जो है ज्वाइनिंग क्या कहते हैं इसको, इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट दे देगा। उसके बाद फिर से तुरंत ही फिजिकल का आपके लिए समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा नवंबर दिसंबर में, और बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि जनवरी से आपकी नियुक्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। और बहुत सारे जो है विभागीय लेटर जारी किए गए हैं कि आपको जो प्रशिक्षण के लिए जो है केंद्र भी अलॉट कर दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ किसको क्या करना है। तो इसमें सरकार बहुत ही फास्ट इसमें जो है बहाली को करने की प्रयास कर रही है।
तो आप सभी से भी अनुरोध है कि जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई को सीरियसली नहीं कर रहे थे, तो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, और जो भी आपको जितने भी मास्टर वीडियो है उसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे विषय तो इन्हीं सब से आने वाले हैं, और सभी का मन से प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।